वेलकम क्लास 7। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट के पहला चैप्टर में जो इसका नाम है न्यूट्रिशन प्लांट्स या पादप में पोषण, इसका दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके, भोजन के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। हमने ये देख लिया था अंत में कि पौधों में कितने तरह के कौन कौन से पोषण पाए जाते हैं। उस कड़ी में हमने देखा था कि पादपों में या पौधों में मुख्य रूप से ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण पाया जाता है, और उस स्वपोषण में खास प्रकार जो है फोटोसिंथेसिस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो सबसे पहला चीज यह है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे, परिभाषा की बात करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में पहला काम होता है मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, यानी भोजन बनता है, मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। और इस फूड को बनाने में उपयोग करता है प्लांट्स दो रॉ मटेरियल्स का। तो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O का मतलब है वाटर, या इसको जल कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये दो रॉ मटेरियल का उपयोग होता है। इसके अलावा इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी जो मिलता है वो सनलाइट से मिलता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी इज सप्लाइड बाय सनलाइट। इसका मतलब कि सनलाइट भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये प्रोसेस सूर्य की उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में होगी। और चौथी बात यह है कि लाइट की ऊर्जा रहने से क्या होगा, इसको एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए, प्लांट के अंदर प्रवेश भी तो करना चाहिए। वैसे तो सूर्य की रोशनी हम लोग को भी मिलती है, हमारा शरीर तो भोजन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक खास तरह का पिगमेंट या वर्णक नहीं है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो यहां पर क्लोरोफिल का प्रेजेंस भी जरूरी है। क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट, एक हरा रंग का वर्णक है, मस्ट बी प्रेजेंट, ये आवश्यक रूप से उपस्थित होना चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो आखिर ये क्लोरोफिल करता क्या है? तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इट एब्जॉर्ब्स सनलाइट, यह सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करके प्लांट को देता है, और प्लांट उस ऊर्जा का उपयोग करके, उस एनर्जी का उपयोग करके भोजन का निर्माण CO2 और H2O का उपयोग करके कर लेता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण में। यानी प्रकाश संश्लेषण में भोजन बनाया जाता है। भोजन का निर्माण किससे किया जाता है? तो दो रॉ मटेरियल, दो कच्चे माल हैं, CO2 और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग करके क्या बनाना? भोजन बनाना। लेकिन इन दोनों को आपस में जोड़ करके भोजन बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमें सनलाइट से मिलती है। अब इस सनलाइट के ऊर्जा को, यानी कि सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को पौधों तक पहुंचाने का काम क्लोरोफिल करता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो क्लोरोफिल अधिकांशतः लीव्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल उन सभी ग्रीन पार्ट्स में पाया जाएगा जहां जो पौधों के हैं। तो कह सकते हैं क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीव्स and other green parts of plants। जैसे ग्रीन स्टेम हो गया, वहां भी पाया जाएगा। ग्रीन फ्रूट्स हो गया, वहां भी पाया जाएगा। ग्रीन फ्लावर्स का जो निचला भाग है, फ्लावर्स का नीचे जो 3-4 लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग कैलिक्स कहते हैं, वो भी क्या होता है? ग्रीन कलर का होता है। तो ग्रीन कलर या ग्रीन पार्ट्स जहां भी होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेगा, चूंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। कुछ पौधों के प्लांट्स के लीव्स रंगीन होते हैं, तो रंगीन होने का मतलब है कि उसमें क्लोरोफिल के अलावा और भी दूसरे पिगमेंट हैं।
और भी दूसरे वर्णक हैं, जैसे कि वहाँ जैंथोफिल हो सकता है या कैरोटीनॉइड्स हो सकते हैं, अदर पिगमेंट्स पाए जा सकते हैं। और क्लोरोफिल से वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दूसरा कलर अपीयर हो जाता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी क्लोरीन अधिक मात्रा में होगा वहाँ कलर लिप्स होगा। तो ग्रीन जो अदर कलर के प्लांट्स होते हैं, अदर कलर के लीव्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। और थोड़ा भी क्लोरोफिल है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा, अर्थात ग्रीन लीव्स वगैरह भी अगर हो तो वहाँ फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है, क्योंकि वहाँ क्लोरोफिल की मात्रा कम है। तो आइए हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो डिफाइन अगर करेंगे तो हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेस, जटिल भी है और जैविक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें पौधा क्या करता है, भोजन का निर्माण करता है। किससे? CO2 एंड H2O से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और किसकी सहायता से? तो क्लोरोफिल की सहायता से। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड with the help of CO2 and using CO2 and H2O and the energy of sunlight with the help of chlorophyll। तो ये डेफिनेशन होगा फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग अब फोटोसिंथेसिस का परिभाषा लिखते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, यानी एक स्टेप में नहीं होगा, कई एक स्टेप में संपन्न होगा, कई एक चरणों में संपन्न प्रक्रिया पूरी होगी। तो फोटोसिंथेसिस एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल, ये केवल लिविंग सिस्टम में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसलिए इसको बायोलॉजिकल कह रहे हैं। फोटोसिंथेसिस इज ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच in which a plant manufacture its own food, अपना भोजन बनाता है, ठीक है, using CO2 and H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। लेकिन किसके उपस्थिति में? तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में। और किसकी सहायता से? विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये हुआ फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन, ठीक है। तो क्लोरोफिल की सहायता, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा, क्लोरोफिल की सहायता से होगा, सनलाइट की उपस्थिति में होगा। और उपयोग किसका होगा? CO2 और H2O का। तो अगर हम बात करें रिएक्शन का, तो कौन सा रिएक्शन है? तो CO2 प्लस H2O, यहाँ सनलाइट उपस्थित होगा और क्लोरोफिल मदद करेगा। एरो को ऊपर नीचे दोनों को लिख देंगे। अब इसमें क्या होगा? तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6। फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच इज लेटर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। यही ग्लूकोज आगे जाकर स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। और साथ में एक गैस निकलता है जिसका नाम है O2, ऑक्सीजन। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो 6 कार्बन है तो 6 यहाँ लगा दिए, हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ भी 6 लगा दिए, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, यहाँ 6 दूना 12 और 6 18 है तो यहाँ 6 दूना 12 और 6 18, बैलेंस हो गया। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसमें 2 बातें हम देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में फूड जो बनता है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, और यह ग्लूकोज आगे चल करके स्टार्च के रूप में बदल करके पौधों के विभिन्न भागों में जमा होता है। जो यूज करना, जो आवश्यक होगा उसका पौधा उपयोग कर लेगा, और बाकी जो बच जाएगा, अधिक जो बनेगा वो क्या होगा? जमा हो जाएगा। और भोजन जो जमा होता है लीफ्स में भी जमा हो सकता है, फ्रूट्स में जमा हो सकता है, रूट्स में जमा हो सकता है, यानी कि पौधों के विभिन्न भागों में भोजन को जमा किया जाता है जो एक्स्ट्रा होता है, और जो यूज करने लायक है, जो जरूरत है वो तुरंत यूज हो जाता है।
तो जितना भी भोजन बना उसका एक हिस्सा तुरंत उपयोग में आता है, और जो हिस्सा बच जाता है उपयोग के बाद, जो बाद में जो फ्यूचर के लिए ये पौधा क्या करता है उसको जमा कर लेता है। और ऑक्सीजन गैस भी निकलती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है जो हवा को प्यूरिफाई करता है। सो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस food is formed in the form of glucose. तो a part of food is used by plant, यानी कि जितना भी भोजन बना उसका एक भाग जो होगा पौधों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। एंड रेस्ट पार्ट and rest amount of food and rest amount of glucose लिख लो, ग्लूकोज जो बना is converted, बदल दिया जाता है किसमें, into starch। सो पौधों में भोजन जमा किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। सो कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड गेट्स स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स, पौधों के विभिन्न भागों में जमा होता है। और ये भाग क्या क्या हो सकते हैं, रूट्स हो सकता है, लीव्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है, सीड्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। इन विभिन्न भागों में जमा हो जाता है। स्टेम में भी जमा हो सकता है, स्टेम एटसेट्रा। तो कहने का मतलब भोजन रूट्स में जमा हो सकता है, लीव्स में जमा हो सकता है, फ्रूट्स में हो सकता है, सीड्स में हो सकता है, या स्टेम में हो सकता है, और भी विभिन्न पार्ट्स में हो सकता है। किस लिए जमा करना है, फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में यूज करने के लिए। मान लिया जाए कभी ऐसा समय होता है कि 5 दिन 6 दिन सूर्य की रोशनी नहीं निकलती है, बादल कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भोजन, सूर्य की रोशनी की आवश्यकता में तो भोजन नहीं बना पाएंगे पौधे, तो उस दौरान यही जमा किया हुआ जो भोजन होगा पौधे उपयोग करते हैं, इसीलिए स्टोर करते हैं फ्यूचर के लिए। सो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फूड इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फूड बनता है ग्लूकोज के रूप में, और इस ग्लूकोज का एक छोटा सा हिस्सा पौधे यूज कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो बच जाता है वो ग्लूकोज उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके प्लांट के विभिन्न हिस्सों में जमा कर लेते हैं, जो कि आगे चल करके ये जमा होगा रूट्स में, लिप्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, स्टेम में, इन सब पार्ट्स में जमा होगा, और इसका आगे जाकर के भविष्य में उपयोग करेंगे पौधे। और इन्हीं स्टोर्ड फूड से हम लोग भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। विभिन्न बहुत सारे हर्बीवोर्स हैं जो क्या करते हैं, पौधे को खाते हैं या पौधे के पार्ट्स को खाते हैं, तो स्टोर फूड ही तो खा रहे हैं। तो पौधों में जमा भोजन हम लोग यूज करते हैं, उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि पौधे जो हैं पारितंत्र के विभिन्न जीवों के लिए भोजन बनाते हैं, इसीलिए तो इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। यही कारण है कि पौधों को क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। चलिए आगे आते हैं। तो आगे दूसरी खास बात यह है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होता है। सो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब है ये पौधा अपने लिए नहीं बनाता है, ऑक्सीजन पौधों को जरूरी नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। बनाना चाहता था वो क्या, मेन प्रोडक्ट जो बनाना चाहते थे पौधे वो ग्लूकोज था, लेकिन ग्लूकोज यानी जो मेन प्रोडक्ट के अलावा जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलता है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के द्वारा क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है, विच प्यूरिफाइज एयर। एयर प्यूरिफाई का मतलब क्या है, जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हवा में, तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, और पौधे क्या करते हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर लेते हैं और क्या करते हैं, बदले में ऑक्सीजन डाल देते हैं। तो फिर वातावरण क्या हो गया, हमारे अनुकूल हो गया, शुद्ध हो गया,
क्योंकि ऑक्सीजन ही तो हमें चाहिए। तो इस तरह से वाटर को हमारे लिए एयर को हमारे लिए प्यूरिफाई करता है प्लांट, ऑक्सीजन ऐड करके, तो हम उसका उपयोग करते हैं और उसका उपयोग करके हम लोग CO2 छोड़ते हैं जिसका उपयोग प्लांट कर लेते हैं। तो इस तरह से एनिमल और प्लांट्स एक दूसरे पे ऑक्सीजन और CO2 के लिए निर्भर करते हैं। तो इस तरह से प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर भी करने का काम प्लांट्स करते हैं हमारे लिए और हम उनके लिए CO2 अवेलेबल करा देते हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज के रूप में, जो आगे चल के स्टार्च के रूप में जमा होता है, और स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो सवाल उठता है कि प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट तो बन रहा है और उनको खा करके हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन हमें प्रोटीन भी तो चाहिए, विटामिन मिनरल भी तो चाहिए, वसा भी तो चाहिए। ये कहां से प्राप्त होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी एनिमल हैं उनमें कहीं ना कहीं भोजन इन्हीं पौधों से आया है। तो अगर ये केवल कार्बोहाइड्रेट बनाते तो इसका मतलब है कि सारे जीवों में केवल कार्बोहाइड्रेट ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होता है और मिनरल्स भी होता है। तो अब सवाल होता है कि यानी कि 3 जो मिनरल्स तो खैर हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से प्राप्त हो जाता है, लेकिन बाकी जो बच गया फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, इनका सिंथेसिस कैसे होता है? तो इनका सिंथेसिस यानी अदर फूड फॉर्म का भी सिंथेसिस प्लांट करता है और इसी कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज से करता है। सो अगला टॉपिक हमारा होगा सिंथेसिस ऑफ अदर फूड कंपोनेंट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। सो स्टार्च इज ए काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं। स्टार्च एक प्रकार का क्या है? स्टार्च हो गया या ग्लूकोज हो गया, ये दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। छोड़िए, यहां नहीं, यहां गड़बड़ा रहा, यहां लिख देता हूं। स्टार्च या ग्लूकोज क्या है? ये दोनों एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से आगे चल करके फैट्स बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, विटामिन्स बनेंगे, मिनरल्स तो हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज से प्राप्त कर ही लेंगे। आइए आगे देखते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ अदर फूड आइटम्स, अदर फूड कंपोनेंट्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए, फोटोसिंथेसिस से बना, फोटोसिंथेसिस के कारण क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये 3 चीज का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किसका बना है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और प्रोटीन जो है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन है। तो पौधे नाइट्रोजन लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन लेने के कई तरीके हैं। पहला चीज यह है कि नाइट्रोजन सॉइल में बनता है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके एटमॉस्फेयर यानी हवा में जो 78% नाइट्रोजन है उसमें से कुछ भाग को सॉइल के कंपाउंड के रूप में बदल देता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदलता है, जिसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। या फिर किसान क्या करता है, खेतों में नाइट्रोजन उर्वरक डालता है। तो इस तरह से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं और नाइट्रोजन प्राप्त करने के बाद इन्हीं कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन को ऐड करके प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी पहले से क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। इसमें नाइट्रोजन जो जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो इसमें होता यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स carbohydrates and nitrogen compounds are used by plants to form proteins। यानी कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन कंपाउंड जो प्राप्त करेगा पौधा, उसके द्वारा क्या कर लेगा वो?
प्रोटीन बना लेगा। तो कार्बोहाइड्रेट तो फोटोसिंथेसिस से प्राप्त हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट कहां से प्राप्त करेगा पौधा? तो फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के दौरान बन गया। और नाइट्रोजन कंपाउंड कहां से प्राप्त करेगा? तो ये प्राप्त करेगा पौधा सॉइल से, मिट्टी से प्राप्त करेगा। सॉइल में जो वाटर एंड मिनरल्स है वहां से, वाटर एंड मिनरल्स के रूप में जो वाटर चढ़ता है ना, नीचे से ऊपर जाता है, उसमें प्राप्त कर लेगा। ठीक है। तीसरा बात यह है, यानी कि अगला है फैट्स। फैट्स तो इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है। तो यानी कि यहां भी पौधा कार्बोहाइड्रेट का यूज करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस सल्फर या फास्फोरस के कंपाउंड्स का उपयोग करेगा। इनका उपयोग करके पौधा फैट्स बना लेगा। अब कार्बोहाइड्रेट अगेन कहां से आएगा? फोटोसिंथेसिस से आ जाएगा। और सल्फर एंड फास्फोरस कंपाउंड सॉइल से भी प्राप्त होगा, मिनरल्स एंड वाटर के रूप में, डिजॉल्व फॉर्म में। तो इस तरीके से फैट्स भी बन जाएगा। विटामिन्स भी कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है, क्योंकि उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं, तो वो भी इन्हीं सब चीज़ों से बनेगा। तो कार्बोहाइड्रेट से विटामिन भी बन जाता है। तो प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म विटामिन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो विटामिन्स का भी निर्माण कहाँ से होगा? विटामिन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि विटामिन में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है। इसके अलावा कुछ स्पेशल मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सब भी सॉइल से ही प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से विटामिन्स भी कहाँ से बनेगा? कार्बोहाइड्रेट से ही बनेगा। अब सवाल उठता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है, जाहिर सी बात है, सॉइल से ही पौधे न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। तो जब पौधे न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं तो सॉइल में तो न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती होगी। तो सवाल उठता है कि सॉइल में न्यूट्रिएंट फिर वापस कैसे आता है? तो आइए हम लोग देखते हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट वापस कैसे आता है। रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देते हैं, वापस ला देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। और ये सॉइल में नाइट्रोजन की कमी जो है, तो नाइट्रोजन इज रिप्लेस्ड, नाइट्रोजन इज रिप्लेनिश्ड इन सॉइल by some bacteria like rhizobium, some algae like nostoc, Anabaena, Rivularia, etc. By the process of nitrogen fixation, यानी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को वापस पूरा करना, खत्म करने का काम, या नाइट्रोजन की पूर्ति करने का काम कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी करते हैं। बैक्टीरिया में हो गया राइजोबियम, एल्गी में हो गया नॉस्टक, एनाबीना एंड राइवुलेरिया। अंडरलाइन भी करेंगे जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम है, बायोलॉजिकल नेम में अंडरलाइनिंग होता है। तो कहने का मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति, वापस पूरा कौन करता है? तो राइजोबियम जैसे सॉइल बैक्टीरिया हैं, जो कि
तो राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, इसके अलावा नॉस्टक हो गया जो कि एल्गी है, एनाबिना एल्गी है, रेगुलेरिया एल्गी है। तो ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो सवाल उठता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। तो आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में नाइट्रोजन हो जाता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 कितना परसेंट है, 78%, 78% हवा में नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को पौधे उपयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं उपयोग कर सकते, ठीक है। प्लांट्स आर नॉट एबल टू यूज द नाइट्रोजन ऑफ एयर डायरेक्टली। प्लांट सीधे सीधे हवा से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, इवन दो नाइट्रोजन बहुत सारी मात्रा में 78% नाइट्रोजन है हवा में। तो इसको प्लांट के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ऐसे रूप में बदलना जिसका प्लांट उपयोग कर सके, तो वो रूप जिसको प्लांट उपयोग करते हैं इसको कन्वर्ट करेंगे अमोनियम आयन में, या फिर कन्वर्ट करेंगे नाइट्रेट में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। ये अमोनियम है, अमोनियम आयन यानी अमोनियम कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये है नाइट्राइट, नाइट्राइट्स जैसे सोडियम पोटेशियम के नाइट्राइट में बदल देंगे या फिर नाइट्रेट्स में बदल देंगे, ठीक है। तो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स, जिसका प्लांट्स उपयोग कर सकता है। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड बाय प्लांट्स। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का प्लांट्स सीधे सीधे डायरेक्टली उपयोग नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, उस फॉर्म में बदल रहे हैं जिस फॉर्म में नाइट्रोजन का उपयोग पौधे कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जिसका पौधे उपयोग नहीं कर पा रहे हैं उसको वैसे फॉर्म में बदलना जिसका प्लांट उपयोग कर सके, यही प्रोसेस कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी प्रोसेस का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन दोज फॉर्म्स विच कैन बी इजीली यूज्ड बाय प्लांट्स। यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का ऐसे फॉर्म में बदलना जिस फॉर्म में पौधे आसानी से उपयोग कर पाए। तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रक्रिया द्वारा सॉइल में ये सारे फॉर्म्स मिट्टी में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं और मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी दूर हो जाती है, और ये काम को करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके अलावा एटमॉस्फेयर भी कुछ हद तक करता है, तो उन सब के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल इतना जान लें कि राइजोबियम जो है क्या करेगा, नाइट्रोजन की कमी को दूर कर देगा। दूसरा है हम मैन्यूरिंग करते हैं, खाद डालते हैं, मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर यूज्ड, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय फार्मर्स, जो किसान उपयोग करते हैं। इससे भी क्या करता होता है, मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, वो वापस रिप्लेनिश हो जाती है। तो नहीं, हम डालते हैं, ऐड करते हैं सॉइल में अलग से मैन्योर्स एंड न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स MANURES है। मैन्योर्स का मतलब होता है कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद, यानी कि कार्बनिक पदार्थ डालना, ह्यूमस ऐड करना मिट्टी में। जैसे जो कूड़ा कचरा होता है या फिर गाय का गोबर हो गया या फिर अन्य जीवों का जो अवशेष हो गया, पत्तियां हो गई, इन सब को गड्ढे में डाल करके सड़ा दिया जाता है बंद करके, और सड़े हुए जो खाद बनता है उसके बाद उसी खाद को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं खेतों में। तो ये नेचुरल फर्टिलाइजर कर सकते हो, नेचुरल है, लेकिन ये फर्टिलाइजर्स खाद हैं जो इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में बनाया जाता है, ठीक है। और ये दोनों से, इन दोनों में न्यूट्रिएंट्स होता है, और अगर मिट्टी में ऐड करेंगे तो न्यूट्रिएंट वापस आ जाएंगे सॉइल में। तो ये दो प्रक्रियाएं हैं मुख्य रूप से जिससे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा तो सभी एलिमेंट्स को हम रिप्लेनिश करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा केवल नाइट्रोजन बैक होता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट होता है।
अब आइए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो CO2 और H2O जो उपयोग करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से प्लांट में कैसे पहुंचता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स रिक्वायर, प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए और सनलाइट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल present in leaves and other green parts. क्लियर है? तो ये तो वहां तक पहुंच गया। याद रखिए मुख्य रूप से फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा लीव्स में होता है। तो लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस का मुख्य स्थल, मुख्य भाग पौधा का जहां फोटोसिंथेसिस होता है वो लीव्स है। पत्तियों में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो यानी कि ये सारी चीजें मुख्य रूप से कहां पहुंचनी चाहिए, पत्तियों में पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले सनलाइट है, तो सनलाइट को क्लोरोफिल ऑब्जर्व कर लिया जो कि लीव्स में ही है, तो लीव्स में चला गया। दूसरा है CO2। तो CO2 एब्जॉर्ब करने के लिए पत्तियों में स्टोमेटा होता है, एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स, एब्जॉर्ब्ड बाय लीव्स with the help of observed by leaves from atmosphere। सीधे सीधे हवा से या एटमॉस्फेयर से, वातावरण से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब हो जाते हैं CO2। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, इस एब्जॉर्प्शन में मदद कौन करता है, तो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। सवाल उठता है स्टोमेटा क्या है भाई, व्हाट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। यानी स्टोमेटा टीनी पोर्स हैं जो कहां उपस्थित होते हैं, पत्तियों के सतह पे, ऊपरी या निचली सतह। जैसे पत्ता अगर ऐसा है तो ऊपरी सतह या निचली सतह में पाया जाएगा। थोड़ा डायग्रामेटिकली इसको देख लेते हैं। टाइनी का मतलब बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, मान लिया जाए ये लीव्स है, ठीक है। तो इस लीव्स का जब हम सेक्शन काटेंगे, एक कट और एक पतला पतला, दो कट लगाएंगे तो एक पतला सा पट्टी मिलेगा। इस पट्टी को यानी ऐसा मिलेगा, इस पट्टी को यानी कि काटने के बाद ऐसे दो कट लगाएंगे, कट 1 और कट 2, ऐसे ऐसे काटेंगे। ठीक है, पहला कट दूसरा कट, तो एक पतला सा हिस्सा मिलेगा। इस पतले से हिस्से को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, यानी बड़ा करके देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपरी सतह और ये नीचे हो जाएगा निचला सतह।
इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। यह है अपर सरफेस, ऊपरी सतह, यानी ये पत्ता जो है, पत्ता का ऐसे काटेंगे ना, पत्ता है ऐसे काटेंगे दो भाग, तो पतला सा हिस्सा मिलेगा। तो पतला सतह में ऊपरी सतह और निचली सतह होगा। तो ऊपरी सतह को हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस कहते हैं इसको, ठीक है। और नीचे वाला सतह लोअर सरफेस है, इसको हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस इसको कहेंगे। इसके बाद ये जो दिख रहा है, इसमें क्लोरोफिल बहुत सारा होंगे, ये सब क्लोरोफिल है, डॉट 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 जो बना रहे हैं और क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल इसमें भी होगा। इन सबों में भी क्लोरोफिल होता है। तो यह है पैलिसेड पैरेन्काइमा, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये सब कहलाते हैं मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स, ठीक है। और ये हो गया जाइलम फ्लोएम, अंदर में जाइलम, बाहर में फ्लोएम, जाइलम और बाहर वाला फ्लोएम। तो ये पार्ट्स, तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो है स्टोमेटा है, एक छोटा सा छिद्र है जो बाहर अंदर से कम्युनिकेशन। स्टोमेटा को थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे तो स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है। ये जो बगल बगल वाला है, ये हो गया गार्ड सेल्स, रक्षक कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं, और यह ओपनिंग जो है इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा इज गार्डेड बाय 2 गार्ड सेल्स, ठीक है। स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से घिरा रहता है। तो एवरी स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स एंड दिस स्टोमेटा कम्युनिकेट विद द एटमोस्फेयर एज वेल एज इनर पार्ट ऑफ द लीफ। यानी यह स्टोमेटा जो है बाहर के हवा और अंदर के लीफ के अंदर के क्षेत्र का आपस में संबंध जोड़ती है। तो होता यही है कि जब स्टोमेटा खुलता है तो एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर इन कर जाता है। तो इस तरीके से लिप्स क्या करते हैं, स्टोमेटा के द्वारा CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर से। तो स्टोमेटा टाइनी पोर है। स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय, घिरा होता है, सराउंडेड बाय 2 बीन शेप्ड, शेप यानी कि किस तरह का, सेम के आकार का, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। यानी स्टोमेटा जो है 2 सेम के आकार के कोशिकाओं से घिरा रहता है, जिसे गार्ड सेल्स कहा जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पौधों में के लिप्स में CO2 कैसे पहुंचता है। लिप्स के अपर एंड लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा एक ओपनिंग है, छिद्र है, टाइनी पोर है, जो कि बाहर के हवा और अंदर के लीफ के क्षेत्र का आपस में संबंध जोड़ती है। तो इस प्रकार जब स्टोमेटा खुलता है तो CO2 बाहर से लिप्स के अंदर, और लिप्स में यहाँ अंदर में O2 बना तो बाहर चला गया। इसी प्रकार इसमें से वाटर वेपर है वो भी बाहर जाएगा, वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में निकल जाएगा। तो 3 काम इस स्टोमेटा के थ्रू होता है। पहला काम CO2 अंदर आना, दूसरा ऑक्सीजन बाहर जाना, और तीसरा वाटर वेपर बाहर जाना। और इस सारी प्रक्रिया को एक साथ हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब बाय द लीव्स फ्रॉम एटमोस्फेयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और जिस प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस का नाम है थ्रू गैसियस एक्सचेंज। इस प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से CO2 इन करेगा उसका नाम है गैसियस एक्सचेंज, यानी गैस विनिमय। तो गैस विनिमय की प्रक्रिया द्वारा स्टोमेटा जो टिनी पोर है उससे CO2 अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है और लिप्स में एंटर कर जाता है। नाउ कमिंग टू द वाटर।
तो एंट्री ऑफ वाटर इनटू लीव्स, तो मान लिया जाए कि ये प्लांट है, तो ये है रूट्स, ये है स्टेम, ये है लीफ, और लीफ का ये है पेटियोल, डंठल जिसका लीफ को कहेंगे, लीफ का डंठल, पेटियोल। और ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये है मिडरिब, और साइड में जो वेन्स हैं इनको कहते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स, और इन सब में जाइलम है, रूट में जाइलम है, रूट एब्जॉर्ब करके रूट जाइलम में ले जाएगा। ये मेन रूट है तो मेन रूट जाइलम में जाएगा। तो देखो प्लांट वाटर कैसे आएगा, तो सॉइल में वाटर है, सॉइल वाटर ना, यहाँ से रूट एब्जॉर्ब्स किए तो चला गया, वाटर एंटर्स इनटू, वाटर इन रूट जाइलम पहुंच गया, यानी रूट के जाइलम में सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होकर चला गया। यहां से फिर मेन रूट जाइलम में पहुंचा, मेन रूट जाइलम में पहुंचा, यानी देख पा रहे हैं आप, पहले तो रूट एब्जॉर्ब करके रूट के जाइलम में ले गया, फिर यहां से होते हुए चारों तरफ से आते हुए कहाँ चला गया, मेन रूट जाइलम के मेन रूट के जाइलम में चला गया। यहां से फिर स्टेम जाइलम में जाएगा, तो आगे स्टेम जाइलम में वाटर जाएगा, स्टेम जाइलम से फिर कहाँ जाएगा, ये जो है अगर ब्रांच होगा तो ब्रांच के जाइलम में होगा, अगर डायरेक्ट पेटियोल है तो पेटियोल जाइलम में। तो जनरली पहले अगर कहीं एक और बना लेते हैं हम लोग ब्रांच वाला, ठीक है, इस लीफ को ऐसे कर देते हैं, ये ब्रांच हो गया, इस पे एक लीफ बना देते हैं, ठीक है, तो ये पेटियोल हो गया और ये हो गया ब्रांच। तो अगर यहाँ स्टेम जाइलम में गया तो स्टेम जाइलम से फिर ब्रांच के जाइलम में जाएगा, तो आगे जाएगा ब्रांच जाइलम में, और ब्रांच जाइलम से होकर के फिर ब्रांच जाइलम से जाएगा कहाँ, ब्रांच से लगा हुआ है पेटियोल डंठल, तो जाएगा पेटियोल जाइलम में। अब पेटियोल जाइलम से फिर कहाँ जाएगा, ये मिड रिब, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मिड रिब कहते हैं, तो मिड रिब में जाएगा, और मिड रिब से फिर जाएगा वेन्स एंड वेनलेट्स में, वेन्स एंड वेनलेट्स। इसके बाद चला जाएगा लीफ सेल्स में, क्योंकि वेन एंड वेनलेट्स वाटर को प्रत्येक सेल की कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देखिए रूट एब्जॉर्ब किया, रूट से गया मेन रूट जाइलम में वाटर, मेन रूट जो है स्टेम जाइलम में गया, स्टेम जाइलम से होते हुए ब्रांच जाइलम में गया, ब्रांच जाइलम से पेटियोल में गया, पेटियोल से मिड रिब में गया, और मिड रिब से फिर क्या हो गया, ये जो वेन्स एंड वेनलेट्स है साइड में, वो पूरे कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। इस तरह से वाटर कहाँ चला गया, लीव्स में प्रवेश करेंगे। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ये है रास्ता जैसे जैसे वाटर ट्रैवल करता है। वाटर पहले सॉइल में था, यहाँ से एब्जॉर्ब किया रूट हेयर्स तो चला गया रूट जाइलम में, रूट जाइलम से मेन रूट जाइलम में चला गया, मेन रूट जाइलम से स्टेम जाइलम में गया, स्टेम जाइलम से ब्रांच के जाइलम में गया, ब्रांच जाइलम से फिर पेटियोल के जाइलम में गया, पेटियोल जाइलम से मिड रिब में गया, मिड रिब में साइड में वेन एंड वेनलेट्स हैं जो क्या करेंगे, पूरे पानी को पूरे से कोशिकाओं में, लीफ की कोशिकाओं में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। इस तरह से विभिन्न रॉ मटेरियल्स पहुँच जाते हैं लीफ में, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस में उपयोग में लाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले कड़ी में हम लोग इस चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो, अगर पसंद पड़ा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के वीडियोस का और भी लोग फायदा उठा सकें और पढ़ सकें। धन्यवाद।